सोचो एक ऐसी मार्केट के बारे में जो इतनी विशाल है कि देश के हर कार लोन, हर होम लोन, यहाँ तक कि उमूमन पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा वही तय करती है। फिर भी आम तौर पर लोग इस मार्केट का सीधा हिस्सा नहीं होते। हाँ, और ये काफी हैरानी की बात है क्योंकि जब ब्याज दरों की बात आती है तो लोग इसको मौसम की तरह देखते हैं। बिल्कुल, जैसे कभी बढ़ गया कभी घट गया। पर ये बढ़ता या घटता कैसे है, इसके पीछे का इंजन क्या है? तो आज की इस चर्चा में हमारा विषय है फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, खासकर सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हम इस जटिल लगने वाले विषय के बिल्कुल अंदर तक जाएंगे और समझेंगे कि ये पूरी वित्तीय प्रणाली आखिर काम कैसे करती है। ये सच में एक बहुत ही रोचक डीप डाइव होने वाला है। अगर अर्थव्यवस्था को एक गाड़ी मान लिया जाए तो ये बॉन्ड मार्केट उस गाड़ी का इंजन है। अच्छा, इंजन कैसे? देखिए, किसी भी देश का वित्तीय विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कितना गहरा और लिक्विड है। राइट। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ यह है कि किसी भी वक्त इन बॉन्ड्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सके बिना कीमत में भारी उतार चढ़ाव आए। राइट। तो एक तरह से ये मार्केट सिर्फ सरकार को अपना कर्जा मैनेज करने में मदद नहीं करता, बल्कि पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क तय करता है। सही कहा, एक रिस्क फ्री ब्याज दर तय करता है। और यही रिस्क फ्री दर बाकी सभी मार्केट्स की कीमत तय करने की नींव बनती है। तो चलिए इस इंजन के सबसे सुरक्षित पुर्जे से शुरुआत करते हैं, सरकारी सिक्योरिटीज, जिसे G-SECs भी कहा जाता है। पर एक बुनियादी सवाल ये है कि सरकार को उधार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब क्या सरकार सीधे RBI से नए नोट नहीं छपा सकती? अब देखिए, नए नोट छापने से देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगी। इसलिए एक अनुशासित तरीका अपनाया जाता है। सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए आमदनी से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, तो इस घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मार्केट से पैसा उधार लेती हैं। बिल्कुल। इस उधारी के लिए जो रसीद दी जाती है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इसमें छोटी अवधि के लिए ट्रेजरी बिल्स होते हैं और लंबी अवधि के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, जिसे SDLs भी कहा जाता है। तो एक तरह से सरकार पैसा लेती है और एक गारंटी पेपर देती है। अगर मैं इनके आंकड़ों पर नजर डालूं तो ये बॉन्ड्स आमतौर पर 100 रुपए की फेस वैल्यू पर जारी होते हैं ना? हाँ, ज्यादातर 100 रुपए पर ही होते हैं और इन पर एक तय ब्याज मिलता है, जिसे कूपन रेट कहते हैं। राइट। जैसे सोर्स मटेरियल में एक एग्जाम्पल था 7.99% GOI 2027। इसका मतलब बहुत सरल है कि 100 रुपए के इस बॉन्ड पर 2027 तक हर साल 7.99% ब्याज मिलेगा, जो आमतौर पर हर 6 महीने में दिया जाता है। ठीक पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इन बॉन्ड्स को खरीद कौन रहा है और समय के साथ इसमें क्या बड़ा बदलाव आया। बदलाव कैसा? अगर हम पिछले कुछ सालों के मार्केट डेटा का विश्लेषण करें तो एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है। जैसे 2010 के आसपास कमर्शियल बैंक्स के पास इन G-SECs का लगभग 47% हिस्सा था, लेकिन 10 साल बाद मार्च 2020 में ये घटकर करीब 40% रह गया। ओह वाओ! वही दूसरी तरफ मैंने पढ़ा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का हिस्सा 22% से बढ़कर 25% के ऊपर चला गया है। पर ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। बैंक अपना हिस्सा क्यों कम कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनीज क्यों बढ़ा रही हैं? बैंकों के पास तो जनता का सबसे ज्यादा पैसा होता है ना? इसका सीधा संबंध उनके बिजनेस मॉडल से है। देखिए, बैंकों के पास जो जनता का पैसा होता है वो ज्यादातर सेविंग्स अकाउंट या शॉर्ट टर्म FD में होता है। लोग अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ, वो तो है। इसलिए बैंक्स छोटी अवधि के बॉन्ड्स यानी 5 से 10 साल वाले बॉन्ड्स ज्यादा रखते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज का खेल बिल्कुल अलग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस लिया। अच्छा। तो कंपनी जानती है कि इस पे आउट की जरूरत शायद 30 या 40 साल बाद पड़ेगी। इन लंबे समय की देनदारियों को लायबिलिटीज कहते हैं। इन लायबिलिटीज को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसे निवेश चाहिए जो 40 साल तक लगातार रिटर्न देते रहें। ओ, समझ गए। इसलिए 25 साल से ऊपर की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज का होता है। वो इन्हें खरीदती हैं और मैच्योरिटी तक भूल जाती हैं। बिल्कुल ठीक। जिसके पास जितना लंबा समय, वो उतने लंबे बॉन्ड्स खरीदेगा। एक और दिलचस्प चीज यहाँ नजर आती है। एक टर्म होता है व्हेन इश्यूड मार्केट। ये सुनने में थोड़ा
साईफाई लगता है। मतलब बॉन्ड अभी तक असलियत में जारी नहीं हुआ है, पर लोग उसकी ट्रेडिंग पहले ही शुरू कर देते हैं। ये हवा में ट्रेडिंग कैसे हो रही है? ये हवा में ट्रेडिंग नहीं है, इसे एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझा जा सकता है। होता क्या है कि नीलामी से पहले ही आरबीआई अनाउंस कर देता है कि अगले हफ्ते एक नया बॉन्ड आने वाला है। ओके। अब बड़े खिलाड़ी पहले से अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। वो आपस में सौदे तय कर लेते हैं कि जब ये बॉन्ड आएगा तो मैं तुमसे इस दाम पर खरीदूंगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि असली नीलामी से पहले ही मार्केट में एक प्राइस डिस्कवरी हो जाती है ना। यानी सरकार और मार्केट दोनों को अंदाजा लग जाता है कि इस नए बॉन्ड का भाव क्या खुलने वाला है। सही कहा। अब क्या हम उस हिस्से पर आएं जो आमतौर पर लोगों को सबसे ज्यादा डराता है? हाँ, आप बॉन्ड्स के मैथ और उनके कीमत तय होने के तरीके की बात कर रहे हैं ना। लोग अक्सर कहते हैं कि ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत एक पार्क के सीसॉ या झूले की तरह उलट चलते हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे। पर मुझे लगता है ये सीसॉ वाली तुलना थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अगर हम इसे रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के उदाहरण से समझें तो कैसा रहेगा? रियल एस्टेट का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दुकान खरीदता है 100 रुपए में, जिस पर एक फिक्स्ड एग्रीमेंट है कि अगले 5 साल तक हर साल 8 रुपए रेंट मिलेगा। ये 8 रुपए रेंट उस बॉन्ड का 8% ब्याज यानी कूपन है। ठीक है, 8 रुपए फिक्स्ड रेंट मिल रहा है। अब अचानक उस शहर में प्रॉपर्टी की डिमांड ऐसी बढ़ती है कि नई दुकानों पर 9 रुपए रेंट मिलने लगता है। यानी मार्केट का इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़कर 9% हो गया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नई दुकान खरीदना चाहेगा जहां 9 रुपए रेंट मिल रहा है। उस पुरानी दुकान को कोई क्यों खरीदेगा जिसमें सिर्फ 8 रुपए का फिक्स्ड रेंट मिल रहा है? यही सबसे बड़ा कैच है। उस पुरानी दुकान को बेचने के लिए उसके मालिक को अपनी दुकान की कीमत 100 रुपए से कम करनी पड़ेगी। राइट। वो दुकान अब शायद 96 रुपए में बिकेगी, ताकि नया खरीदार जब 96 रुपए लगाए और उस पर 8 रुपए का रेंट कमाए तो उसका टोटल रिटर्न वही 9% के बराबर हो जाए जो नई दुकानों पर मिल रहा है। इसे फाइनेंस की भाषा में प्रेजेंट वैल्यू का सिद्धांत कहते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट सच में क्लियर कर देता है चीजों को। और यही बॉन्ड मार्केट का थ्योरम 1 है कि कीमत और यील्ड में उल्टा रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ एक और थ्योरम है जो मुझे बहुत हैरान करता है। थ्योरम 2, असिमेट्री। ये कहता है कि अगर यील्ड गिरती है तो बॉन्ड का प्राइस जितना तेजी से ऊपर जाता है, यील्ड बढ़ने पर प्राइस उतनी तेजी से नीचे नहीं गिरता। यानी बॉन्ड निवेशकों के लिए मुनाफा कमाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है नुकसान होने के मुकाबले। हाँ, मैथमेटिकली ये सच है और इसे कॉन्वेक्सिटी कहा जाता है। आसान शब्दों में, अगर ब्याज दर में 1% की गिरावट आती है तो बॉन्ड का प्राइस शायद 10 रुपए बढ़ जाए। ओके। लेकिन अगर ब्याज दर 1% बढ़ती है तो प्राइस 10 रुपए गिरने की बजाय सिर्फ 8 या 9 रुपए गिरती है। ये बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए एक छोटा सा कुशन या सुरक्षा कवच होता है जो इक्विटी या शेयर मार्केट में नहीं मिलता। 1 मिनट, लेकिन एक चीज जहां सुरक्षा कवच थोड़ा कमजोर पड़ता दिखता है वो है थ्योरम 3 लंबे समय वाले बॉन्ड्स। इसके मुताबिक बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी, मार्केट रेट थोड़ा सा भी बदलने पर उसकी कीमत में उतना ही बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। इसे प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं ना? बिल्कुल, लंबे बॉन्ड्स ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। अगर ऐसी बात है तो कोई जानबूझकर 40 साल लंबा रिस्क क्यों लेगा? अभी तो आपने बताया कि इंश्योरेंस कंपनीज 40 साल के बॉन्ड लेती हैं, तो क्या उन्हें इतना बड़ा प्राइस रिस्क दिखाई नहीं देता? देखिए, उनका मकसद बिल्कुल अलग है। ये जानना जरूरी है कि प्राइस सेंसिटिविटी सिर्फ तभी मायने रखती है जब कोई इन्वेस्टर उस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बीच में बेचना चाहे। अच्छा, और इंश्योरेंस कंपनीज तो बीच में बेचती नहीं है। सही बात, वो बीच में ट्रेडिंग नहीं करती हैं। वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को 40 साल बाद पैसा देने के लिए उन कैश फ्लोज को लॉक करती हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज उस बॉन्ड की मार्केट कीमत 96 चल रही है या 105। वो उसे आखिरी दिन तक पकड़ के रखेंगी जब तक सरकार पूरी फेस वैल्यू वापस नहीं कर देती। समझ गई। यानी अगर सफर पूरा करना है तो रास्ते के झटकों की चिंता मत करो। अब इस मैथमेटिकल दुनिया से बाहर निकलकर असल जमीन पर आते हैं जहां इनकी खरीद फरोख्त होती है। ये नीलामी यानी ऑक्शन होती कैसे है? एक सिस्टम का नाम बहुत आता है, ई कुबेर। ये क्या है? ई कुबेर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन या प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ बैंक्स और बड़े वित्तीय संस्थान
आरबीआई के साथ डायरेक्टली लेन देन कर सकते हैं। जब सरकार को बॉन्ड्स जारी करने होते हैं तो आरबीआई इस ई कुबेर सिस्टम के जरिए नीलामी करता है। और मैंने पढ़ा कि ये नीलामी मुख्य रूप से 2 तरीकों से होती है, यूनिफॉर्म प्राइस और मल्टीपल प्राइस। पर ये यूनिफॉर्म और मल्टीपल वाला फंडा थोड़ा ऊपर से निकल गया। इसे थोड़ा आसान करके बताएंगे? चलिए, टमाटर की एक थोक मंडी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसान के पास 5 किलो टमाटर हैं। 5 अलग अलग खरीदार आते हैं। एक 20 रुपए किलो की बोली लगाता है, दूसरा 19, तीसरा 18, चौथा 17 और पांचवा 16। ठीक है, 16 से 20 तक की बोलियां हैं। अब मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में क्या होगा? जिसने 20 की बोली लगाई उसे 20 में मिलेगा, जिसने 19 की लगाई उसे 19 में, यानी जिसने जो बोली लगाई उसे वही चुकाना पड़ेगा। इसमें खरीदार के लिए एक डर होता है कि कहीं मैंने बाकियों से बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। इसे मार्केट में विनर्स कर्ज कहते हैं। बाप रे, ये तो सच में रिस्की है। और यूनिफॉर्म प्राइस में क्या होता है? यूनिफॉर्म प्राइस में किसान देखता है कि 5 किलो टमाटर बिक गए और आखिरी सबसे कम बोली जिस पर सारा माल बिका वो 16 रुपए थी, तो वो सभी 5 खरीदारों को 16 रुपए किलो के हिसाब से ही टमाटर दे देगा, चाहे किसी ने 20 रुपए की बोली ही क्यों ना लगाई हो। वाह, यानी जिसने 20 बोला था उसे भी 16 में ही मिल गया। ये तो काफी अच्छा है। बिल्कुल, इससे निवेशकों में डर खत्म हो जाता है और वो खुलकर बोली लगाते हैं। इसलिए आरबीआई आमतौर पर नए बॉन्ड्स के लिए इस यूनिफॉर्म प्राइस मेथड का ही इस्तेमाल करता है। क्या शानदार तरीका है डर खत्म करने का। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिन्हें प्राइमरी डीलर्स या पीडीज कहा जाता है। सुनने में तो ये किसी मिडलमैन या आड़ती जैसे लगते हैं जो सरकार से माल उठाते हैं और आगे बेचते हैं। क्या सरकार इन मिडलमैन के बिना सीधे नहीं बेच सकती? इन्हें सिर्फ मिडलमैन कहना शायद उनके रोल को काफी छोटा करना होगा। ये दरअसल इस मार्केट के शॉक एब्जॉर्बर्स या सेफ्टी नेट हैं। सेफ्टी नेट? वो कैसे? सोचिए, अगर किसी दिन सरकार ने नीलामी रखी और मार्केट में डर का माहौल हो, कोई बॉन्ड खरीदने ना आए, तो क्या होगा? सरकार के चेक बाउंस होने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, सरकार का चेक बाउंस होना तो डिजास्टर हो जाएगा। वही तो, क्योंकि प्राइमरी डीलर्स उन संस्थाओं का समूह है जो आरबीआई से लीगली बाउंड होते हैं। वो वादा करते हैं कि अगर नीलामी में बॉन्ड्स नहीं बिके तो वो अपनी जेब से खरीदेंगे। तो वो एक तरह से अंडरराइट कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को। बिल्कुल। इसके बदले में उन्हें प्राइमरी नीलामी में हिस्सा लेने का पहला अधिकार मिलता है। कुछ बड़े बैंक अपने अंदर ही पीडीज चलाते हैं और कुछ अलग से एनबीएफसीज होती हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं। इनकी वजह से ही सरकारी उधारी हमेशा सुरक्षित रहती है। यानी सरकार का चेक कभी बाउंस इसलिए नहीं होता क्योंकि पीडीएस पीछे एक गारंटी बनकर खड़े हैं। और इस पूरी होलसेल मार्केट को ट्रैक पर रखने के लिए एक अंपायर भी तो चाहिए। यहाँ एक संस्था का नाम आता है, फिम्डा। क्या ये कोई सरकारी विभाग है? नहीं, फिम्डा कोई सरकारी विभाग नहीं है। ये दरअसल एक एसआरओ है, यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप बॉन्ड मार्केट का बीसीसीआई समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई? हाँ, जैसे बीसीसीआई क्रिकेट की नियम बनाता है, वैसे ही फिम्डा इस मार्केट के रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस तय करता है। अगर 2 बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रेडिंग को लेकर कोई झगड़ा हो जाए तो वो सीधा कोर्ट जाने की बजाय फिम्डा के पास आते हैं, जो एक अंपायर की तरह विवाद सुलझाता है। ये होलसेल और इंस्टीट्यूशनल मशीनरी तो काफी मजबूत लग रही है, पर यहाँ ना एक आम आदमी का सवाल आता है। ये ई कुबेर, पीडीएस, फिम्डा, ये सब सुनकर लगता है कि ये तो बिलियनियर्स का एक्सक्लूसिव क्लब है। अगर कोई आम व्यक्ति इस इंजन का हिस्सा बनना चाहे तो क्या वो इस थोक मंडी में घुस सकता है? पहले नहीं घुस सकता था, पर अब चीजें बदल गई हैं। यहाँ एक ऐसी चीज की एंट्री होती है जो सच में सब कुछ बदल देती है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यानी आरडीएस। हाँ, नवंबर 2021 में लॉन्च हुई ये स्कीम वाकई एक गेम चेंजर बताई जाती है। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जहां आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर जीसैक मार्केट में सीधे हिस्सा ले सकते हैं। सही बात है। पहले एक आम आदमी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स के जरिए ही यहां तक पहुंच सकता था, जहां उन्हें फंड मैनेजर को काफी फीस देनी पड़ती थी। और इस स्कीम की सबसे दिलचस्प बात यही है ना, फीस। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने, मेंटेन करने या किसी नीलामी में बोली लगाने के लिए फीस 0 है, 0 फीस। ये तो सीधे फैक्ट्री आउटलेट से बिना किसी मिडलमैन के खरीदने जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। किसी भी आम आदमी को सिर्फ एक बचत खाता, पैन कार्ड, ईमेल और फोन नंबर चाहिए। निवेशक चाहें तो यूपीआई या नेट बैंकिंग से सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ नया बॉन्ड खरीदना ही नहीं, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की भी सुविधा है इसमें। हाँ, सेकेंडरी मार्केट के लिए एक प्लेटफॉर्म का जिक्र आता है, NDSOM,
ये आखिर किस चिड़िया का नाम है? NDSOM का फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। आसान भाषा में ये RBI द्वारा चलाई जाने वाली एक बेहद सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्क्रीन है। जैसे शेयर मार्केट के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, वैसे ही सरकारी बॉन्ड्स के लिए NDSOM होता है। ये वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। अब जब हमने सरकारी सुरक्षा और जीरो रिस्क वाली दुनिया को अच्छे से समझ लिया है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिस्क लैडर पर एक कदम ऊपर। सरकार की तो गारंटी है, लेकिन जब देश की प्राइवेट कंपनियों को अपने नए फैक्ट्री लगाने के लिए लंबे समय का पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती हैं? यहाँ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात आती है ना। प्राइवेट कंपनियां बॉन्ड्स क्यों जारी करती हैं? वो सीधे बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती? देखिए, ज्यादातर कंपनियां अभी भी बैंकों पर ही निर्भर हैं और इसीलिए भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी रिलेटिवली अर्ली स्टेज में माना जाता है। लेकिन बड़ी कंपनियों को बॉन्ड मार्केट इसलिए पसंद आता है क्योंकि यहां उन्हें बैंक लोन के मुकाबले थोड़ा सस्ता पैसा मिल जाता है। अच्छा, सस्ता पैसा। हाँ, और चुकाने की शर्तें उनके कंट्रोल में ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ एक मजबूत कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का होना देश के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर बैंक का सारा पैसा लंबी अवधि के कॉर्पोरेट लोन्स में फंस जाएगा तो छोटे व्यापारियों को लोन कौन देगा? पॉइंट है, लेकिन एक निवेशक के नजरिए से देखें तो ये रिस्क का मामला है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सरकार जैसी गारंटी तो होती नहीं। इनकी रेटिंग AAA से लेकर D तक कुछ भी हो सकती है। D का मतलब सीरियस तौर पर डिफॉल्ट होता है। अगर मैं GSEC में आराम से सो सकती हूँ, तो मैं इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करूं? इसका सीधा सा जवाब है ज्यादा रिटर्न। यही रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का खेल है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, इसलिए उन्हें सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले निवेशकों को एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ता है। इस एक्स्ट्रा रिटर्न को फाइनेंस की भाषा में स्प्रेड कहते हैं। अच्छा, स्प्रेड। जैसे अगर GSEC 7% रिटर्न दे रहा है और एक AA रेटेड टॉप कंपनी का बॉन्ड 8% दे रहा है, तो वो 1% का स्प्रेड निवेशक के लिए रिवॉर्ड है। एकदम सही। और ध्यान रहे, AAA सबसे सुरक्षित होता है, इसलिए स्प्रेड कम होता है। जैसे जैसे रेटिंग गिरती है AA, A या BBB की तरफ, स्प्रेड बढ़ता जाता है क्योंकि डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ रहा है। और अगर कोई कंपनी D रेटिंग पर पहुंच जाए या डिफॉल्ट ही कर दे, तो क्या उसके बॉन्ड्स कोई नहीं खरीदता? ऐसे में आमतौर पर वल्चर फंड्स या हाई यील्ड इन्वेस्टर्स आते हैं। वो इन कचरे हो चुके बॉन्ड्स को बहुत ही सस्ते दाम पर यानी डीप डिस्काउंट पर खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कंपनी की एसेट बेचकर कुछ पैसा निकला तो उन्हें भारी मुनाफा होगा। क्या बात है। रिस्क लेने के इस खेल में एक और तरीका है ना, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या ICDs। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड से अलग बनाती है? ICDs कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरह लंबे समय के नहीं होते। ये आमतौर पर सिर्फ 1 दिन से लेकर 1 साल तक के होते हैं और स्टैंडर्ड मार्केट में ये 90 दिन के आसपास घूमते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड यानी कोई गारंटी नहीं? कोई प्रॉपर्टी या गारंटी गिरवी नहीं रखी जाती। सिर्फ एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर भरोसा होता है। और क्योंकि गारंटी नहीं होती, इसलिए ICDs पर ब्याज दर आम बैंक लोन से भी काफी ज्यादा मांगी जाती है। लेकिन इस रिस्की मार्केट में एक चौंकाने वाली बात सोर्स में थी कि प्राइमरी डीलर्स जो सरकार के सेफ्टी नेट थे, वो भी इस ICD मार्केट में पैसा उधार ले सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अगर वो रिस्क लेंगे तो सिस्टम नहीं फंस जाएगा? RBI इस बात को काफी अच्छे से जानता है, इसलिए उन्होंने नियम बनाए हैं कि प्राइमरी डीलर्स इस अनसिक्योर्ड मार्केट में उधार तो ले सकते हैं, लेकिन उनकी एक कड़ाई लिमिट है। वो अपने नेट ओन्ड फंड्स के 150% से ज्यादा की उधारी इस मार्केट से नहीं ले सकते, और वो भी कम से कम 7 दिन के लिए होनी चाहिए। अच्छा, यानी छूट दी गई है पर लगाम RBI के हाथ में है ताकि सिस्टम कोलैप्स ना हो। वैसे वैराइटीज की बात करें तो स्ट्रिप्स और जीरो कूपन बॉन्ड जैसे टर्म भी नजर आते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में तो ब्याज ही नहीं होता, तो इसमें कमाई कैसे होती है फिर? ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक 100 रुपए का एक जीरो कूपन बॉन्ड है। सरकार या कंपनी इसे आपको सिर्फ 90 रुपए में बेच देगी। अगले कुछ सालों तक आपको 1 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा, पर जब मैच्योरिटी का दिन आएगा तो आपको पूरे 100 रुपए वापस मिल जाएंगे। ये बीच का जो 10 रुपए का डिस्काउंट था, वही आपकी असल कमाई है। तो स्मार्ट, क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर है इस पूरे सिस्टम का। तो आज इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे GSECs पूरे मार्केट के इंटरेस्ट रेट की नींव बनाते हैं,
क्यों इंश्योरेंस कंपनियां अपनी लंबे लायबिलिटीज को मैच करने के लिए इन्हें होल्ड करती हैं। बिल्कुल। हमने फ्लैट के रेंट वाले उदाहरण से मैथ समझा कि क्यों नई यील्ड्स बढ़ने पर पुराने बॉन्ड की कीमत घट जाती है। ई कुबेर की होलसेल मार्केट में टमाटर की नीलामी जैसी यूनिफॉर्म प्राइसिंग समझी। फिर हमने रिटेल डायरेक्ट स्कीम के आने से इस थोक मंडी के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलते देखे। और आखिर में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के रिस्क और उनके स्प्रेड्स की लॉजिक को भी समझा। सही मायनों में देखा जाए तो ये डेट और बॉन्ड मार्केट्स एक ऐसी नसें हैं जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में रक्त का संचार करती हैं। हर एक प्रोसेस का आखिरी में एक ही लक्ष्य है, पूंजी को वहां पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से।